Okay, beta ji. Plasma membrane, we had discussed yesterday discovery of cell, and then we had discussed different shapes. We had discussed the different shapes of the cell. We had also discussed about unicellular and multicellular organisms. We had also discussed that how different cells have different shapes according to the specific function they are performing. Now, today onwards, we will be studying about the structure of cell in detail. In the last class, we have already studied that plasma membrane is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from the external environment. If we are taking any cell, this is the outermost membrane which is separating the contents of the cell from the external environment. So this is the plasma membrane. It is a protective membrane. ठीक है? दूसरा ये सेपरेट कर रहा है इसके कंटेंट को आउटर एनवायरनमेंट को. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. We call it as cell membrane also. All right? एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, अब इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जानने. इतना हमें पता है कि इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, इट इज द वन व्हिच इज सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, बट देयर आर फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. हमने ये भी पढ़ा है लास्ट ईयर कि ये जो होता है इट इज पोरस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इट इज पोरस. जब आपने डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन हियर, और इन पोर्स से जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल होता है. लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, इट अलाउज ओनली एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स. मोरओवर इट आल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल ऑल्सो. समझ आ रही बात? ये एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है. मोरओवर इट आल्सो प्रिवेंट्स द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. सो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. सिलेक्टिवली, क्योंकि वो सारी चीजों को अलाउ नहीं करता है एंट्री एंड एग्जिट, और प्रिवेंट्स द सर्टेन थिंग्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है. परमिएबल मतलब इट इज एबल टू मूव इन और आउट. परमिएबल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर because it allows only certain materials to move in and out of the cell, and also at the same time prevents entry and exit of certain materials from or into the cell. Now how does this movement of substances, सबसे पहले कैसे ये movement of substances take place into the cell? ये substances कैसे move out करते हैं, move in and out of the cell? कुछ substances, let us take example. Some substances like carbon dioxide, oxygen can move across this membrane. Carbon dioxide and oxygen can move across this membrane by the process of diffusion. By the process of diffusion. आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दिया है चैप्टर पढ़ना, और डिफ्यूजन टर्म वहां पर आया है. और लेट अस रिकॉल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ spontaneous movement. Spontaneous मतलब अपने own. Spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region of low concentration. समझ आ रही है बात? From a region of high concentration to a region of low concentration. इसका मतलब हुआ, डिफ्यूजन का मतलब है कि जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन इट्स ओन, आप उसके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं अप्लाई हो रही है. इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ सब्सटेंस.
from a region of high concentration, जहां वो बहुत ज्यादा present है, to a region where it is present in lesser amount. आपने example diffusion में किया था, chemistry में आपने एक example किया हुआ है. अगर हम अगरबत्ती या धूप एक कॉर्नर में, एक कमरे में अगर हम जला देते हैं, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो सारे रूम में स्प्रेड हो जाती है. लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस कहां पर सबसे ज्यादा है? उसकी फ्रेग्रेंस जहां पर आप उसको बर्न कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा है. और ग्रेजुअली वहां से जो है धीरे धीरे वो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है. तो कॉन्सेंट्रेशन हाई कहां पर हुई? जहां पर उसको हमने बर्न किया, और धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड हो गई क्योंकि वहां पर उसकी फ्रेग्रेंस नहीं थी. तो हाउ डज इट हैपन? इट हैपन्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ऑलराइट, तो यही प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है, इट ऑल्सो इज सीन इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. वी नो दैट सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, और जब ये होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. हाउ डज इट अकर? और हमें ये भी पता है कि जब हम रिस्पायर कर रहे हैं तो वी आर रिस्पायरिंग थ्रू आवर नोज, रीचिंग आवर लंग्स, एंड फ्रॉम लंग्स इट हैज टू रीच टू ऑल द सेल्स ऑफ द body, all the cells of the body which you cannot even see, microscopic. So how it is reaching? Oxygen is reaching into the cells and carbon dioxide is moving out of the cells back to the lungs. It is happening by the process of diffusion. ठीक है? So let us check out how does it happen. जब हमने सम सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो कि एक सेल्यूलर वेस्ट है, वो इट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है. हमारे सेल्स जो हैं they cannot keep for longer time carbon dioxide. It has to be excreted out of the cells. तो जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में सेल में एक्यूमुलेट हो जाती है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, एनर्जी इज गिवन आउट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गिवन आउट. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पर सेल में एक्यूमुलेट हो जाती है, उसके कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाती है. सपोज दिस इज द सेल, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई. ठीक है, और जब ये बढ़ गई, देन इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, they are comparing the amount of carbon dioxide in and outside the cell. तो यहाँ पर concentration ज्यादा है और बाहर कम है, so it will move out through this plasma membrane on its own by the process of diffusion, and this way the carbon dioxide will move out of the cell. ठीक है? Similarly, जैसे हमने breathe in किया, ऑक्सीजन अंदर गई हमारे लंग्स में, it combines with the blood and the blood reaches to all the cells. अब जब सेल्स में ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड विल मूव इनटू द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी दो गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ये दोनों गैसेस कंटिन्यूअसली कीप डिफ्यूजिंग इन एंड आउट ऑफ द सेल whenever there is concentration difference between the surroundings and the cell. And mind it, my dear students, this is happening in each and every single cell of our body which you cannot see, and this is taking place simultaneously. हमेशा चलता रहता है. जैसे हमें ब्रीदिंग के बारे में नहीं पता लग रहा है, we are continuously breathing in oxygen and we are continuously exhaling out कार्बन डाइऑक्साइड. ये प्रोसेस होता जा रहा है, हमें पता लग रहा है नहीं, वी आर नॉट नोइंग इट. सिमिलरली जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, सेल के साथ बाइंड, ब्लड के साथ बाइंड करती है ऑक्सीजन, रीचेस टू ऑल द सेल्स, बाय डिफ्यूजन इट एंटर्स इनटू द सेल्स, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. Carbon dioxide is produced inside the cell, because of its high concentration diffuses out of the cell, combines with blood, comes back to our lungs, and we exhale it out. It is happening in each and every single cell of our body, and our body is made up of millions and millions and millions of these cells. And how is it happening? It is happening through the plasma membrane by the process of diffusion. Clear to all of you? All of you? Gurasis, did you understand?
अनम्यूट नहीं, ओनली रेज योर डिजिटल थंब. लावण्या, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हमने अभी क्या डिस्कस किया? वेरी गुड. अब सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा है. वाटर इज ऑल्सो प्लेइंग, इज ओबेइंग द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. वाटर, हमारी बॉडी में 70% वाटर है. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ बेस ऑफ वाटर, है ना? तो वाटर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम. तो वाटर भी इज ओबेइंग द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मूवमेंट ऑफ, हमने क्या डिस्कस किया? गैसेस. वाटर भी ये डिफ्यूजन का लॉ जो है वो फॉलो कर रहा है. एंड जब वाटर मूव करेगा थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. to see? No. Just a minute. जब वाटर मूव इन करेगा, मूव इन एंड आउट करेगा थ्रू सच काइंड ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस जो है, इट इज movement of water molecule. क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर है, cells also need water for doing all kind of activities what are taking place in the cell. तो water भी डिफ्यूजन का लॉ ओबे कर रहा है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. नाउ दिस इज आल्सो हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है. लेकिन ऑस्मोसिस के लिए एक ग्रेडियंट की भी जरूरत पड़ती है, एनर्जी ग्रेडियंट. लेकिन जब वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस. और आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि ऑस्मोसिस के जो मूवमेंट ऑफ वाटर है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. हमें पता है कि जो हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में वाटर है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, शुगर्स और बहुत सारी चीजें जो कि सेल में प्रेजेंट होती हैं, इट इज द वाटर व्हिच इज कैरिंग इट थ्रू, वो उसमें डिसॉल्व होती है. तो मूवमेंट ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, वील बी स्टडीइंग दैट केस. तो ऑस्मोसिस जो है, वी कैन डिफाइन ऑस्मोसिस एज the movement of या passage of water from a region of higher concentration. Again, movement of water from a region of high concentration to a region of low concentration. ये भी from a region of high concentration to a region of low concentration, but through a selectively permeable membrane. डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं, ठीक है. लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि देयर इज द गैसेस आर मूविंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली. इट इज नॉट मूवमेंट ऑफ अदर पार्टिकल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट या पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन to a region of low water concentration through a selectively permeable membrane. और ये कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. इक्विलिब्रियम मतलब अमाउंट इक्वल नहीं हो जाता दोनों तरफ. तो मूवमेंट तब तक चलेगी वाटर की जहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, टू अ प्लेस वेयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, टिल दोनों तरफ बराबर की वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस. अब ऑस्मोसिस जो है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस अगर हम किसी एनिमल सेल को या किसी प्लांट सेल को वी पुट इट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. कुछ एक प्रैक्टिसेस हमने कॉमनली हम घर में करते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन हमने रियलाइज नहीं किया कि वो क्या है. तो आज हम वो पढ़ेंगे तो आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं और आप जान भी पाएंगे कि व्हाट इज दैट इज हैपनिंग. आई विल बी टेलिंग यू. अगर हम एक एनिमल सेल, एक सिंगल एनिमल सेल को या एक सिंगल प्लांट सेल को
सिंगल नहीं भी कहते, प्लांट सेल को या एनिमल सेल को, वी पुट इट इन आइदर शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन. सो व्हाट विल हैपन, आइदर ऑफ द थ्री थिंग्स कैन हैपन. अगर हम किसी प्लांट या एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं तो थ्री थिंग्स कैन हैपन. थ्री थिंग्स कैन हैपन. फर्स्ट वन, अगर तो मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर ये सेल है और इसमें जो बाहर सराउंडिंग है उसमें हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन सेल के कंपैरेटिवली, ये सेल है, हमने इमेजिन किया हुआ है, अगर हमने किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को ऐसे मीडियम में रखा है, लेट अस पुट इट लाइक दिस, ठीक है, अगर हमने ऐसे ऐसे मीडियम में रखा है जिसमें कि वाटर कंसंट्रेशन हायर है सेल के कंपैरेटिवली, जो बाहर सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन जो हमने रखी है उसकी वाटर कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब जिसकी वाटर कंसंट्रेशन हाई होती है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. डाइल्यूट का मतलब है कि जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है. डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं उसे हम. और ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है, water concentration here is more when compared to the water concentration inside the cell. Now what happens, ऐसी solution को हम dilute solution भी कहते हैं. अब by the process of osmosis, क्योंकि वहां water concentration ज्यादा थी, water will move inside the cell. Water will start moving inside the cell by the process of osmosis. Water molecules free हैं to pass through the cell membrane in both the directions. दोनों तरफ. आप बोलेंगे यहाँ से नहीं मूव हो रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर भी तो पोर्स है ना, तो यहाँ से भी वाटर मूव हो रहा है और यहाँ से भी मूव हो रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट कहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो नेट रिजल्ट विल बी कि ज्यादा वाटर विल मूव इन than the amount of water moving out by the process of osmosis, and result क्या होगा, the cell will swell up. Swell up मतलब फूल जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी ज्यादा आ गया. Clear to all of you? क्यों हुआ, क्योंकि बाहर में water concentration ज्यादा थी, so water will move into the cell making the cell to swell up. और ऐसे जो solutions होती हैं इनको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. ये टर्म्स आपको बेटा याद रखने पड़ेंगे. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होती है जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है. इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो सॉल्ट या शुगर उसके अंदर हमने डिसॉल्व किया उसकी कॉन्सेंट्रेशन. और ये जब हम हाइपोटोनिक कहते हैं, हम किसी और सॉल्यूशन के साथ उसको कंपेयर करेंगे, ये हमेशा कंपैरिजन में होगा. एक अगर आपने सॉल्यूशन बनाई है तो उसको आप हाइपोटोनिक आइसोटोनिक नहीं कर सकते, ठीक है. तो ऐसे जब कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन में सेल विल स्वेल अप, जब वाटर कंसंट्रेशन वाज आउटसाइड मोर, सेल वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन till the equilibrium is reached and the cell will swell up. दूसरा केस, अब हमने एक मीडियम लिया है जिसकी की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, दिखाई दे रहा है. दिस इज द सेल एंड नाउ वी आर कीपिंग इट इन अ मीडियम जिसकी की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, सेम वाटर कंसंट्रेशन एज प्रेजेंट इन सेल. इसकी जो वाटर कंसंट्रेशन है और जो सेल की वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक. पहला था हाइपोटोनिक, सेकंड है आइसोटोनिक. तो इस केस में द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज एंटरिंग इनटू द सेल विल बी द सेम दैट अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द सेल. ठीक है, दोनों तरफ से जो मूवमेंट है वाटर है अक्रॉस द मेम्ब्रेन will be the same. जितना पानी या जितना water is moving inside the cell, the same amount of water will move out of the cell, क्योंकि दोनों की concentration same है. And net result क्या होगा,
वाटर द सेल है वो सेम साइज का रह जाएगा. सेल विल बी ऑफ सेम साइज, कोई चेंज नहीं होगी. पहले केस में सेल स्वेल अप हो गया था, सेकेंड केस में सेल विल बी ऑफ सेम साइज. ठीक है. अब आ गई थर्ड कंडीशन. पहले में हमने वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा रखी थी ना, अब हम वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर जो है वो कम करते हैं. तो द थर्ड कंडीशन में हमने सेल को प्लेस किया इन अ सॉल्यूशन जहां पर कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम थी, और सेल के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थी वो ज्यादा थी. ऐसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक. अब अगेन प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल अकर, लेकिन दोनों तरफ से वाटर मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, सो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल. मोर वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल देन द वाटर व्हिच इज मूविंग इनसाइड द सेल. Than the water which is moving inside the cell. The net result, the cell will shrink. Cell will shrink. छोटा हो जाएगा साइज में. Can you see it? The cell will shrink. All right? Clear to all of you? 3 केसेस हमने ऑस्मोसिस के पढ़ लिए. अगर हमने प्लांट या एनिमल सेल को हमने उसमें रखा. अब आपने ये रखना है याद कि ऑस्मोसिस जो है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब हम एक एक्टिविटी, मैं आपके साथ कल ये एक्टिविटी शेयर करूंगी, लेकिन इट इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऑस्मोसिस जो है हम एक एग में भी कर सकते हैं. हमने क्या किया, एक एग लिया, नॉर्मल एग. एग के ऊपर एक कैल्केरियस शेल होती है, कैल्शियम की शेल होती है विच इज एसेंशियली कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमने इस एग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एन एसिड जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दिया. आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो उसके ऊपर व्हाइट कैल्शियम वाली शेल है वो डिसॉल्व होगी. अब जब वो डिसॉल्व हो जाएगी तो अंदर एक, अब एग कैसा रह जाएगा, एक क्लियर मेम्ब्रेन, ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन. आप देखोगे कि वो एग के कंटेंट्स को होल्ड कर रही है. जितने बच्चों ने एग देखा हुआ है, उसको ब्रेक किया हुआ है, उनको पता है कि जब हम एग को ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम शेल के साथ में अंदर में एक अटैच्ड मेम्ब्रेन होती है. That is the cell membrane, because egg आपको पता है it's a cell, और उसके अंदर वो membrane जो होती है that is the cell membrane or the plasma membrane. तो जब वो शेल बाहर से डिसॉल्व हो गया तो अब एग के कंटेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड है. और अब आप ये जो इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन है इसको आप, मतलब आपने एग लिया है, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, उसकी कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो गई. अब जो एग है डी शेल्ड एग, उसको हम कहेंगे डी शेल्ड एग, शेल रिमूव हो गया है ना, और उस इट इज सराउंडेड ओनली बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसको आपने उठा के प्योर वाटर में डाल दिया. जब आप उसको प्योर वाटर में डालेंगे एंड यू विल कीप इट फॉर सम टाइम, you will keep it undisturbed for some time in pure water and you will observe it after 5 minutes. You will see that the egg will swell up. वो फूल जाएगा. वो फूल क्यों जाएगा? Can anyone tell me? Please raise your hand. हमने ऑब्जर्वेशन आपको बता दी, the egg will swell up. Can anyone give me reason why it will swell up? No one? अंशुमन मैम, प्लीज अंशुमन को अनम्यूट कर दीजिए. यस मैम. अंशुमन, better switch on your video and then answer. अंशुमन बेटा. इशिता, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, because water will move inside it.
Why do you think water will move inside it? Because the water outside the egg, it is high concentration of the water. Very good, beta. The water concentration inside the cell is much less when compared to the water which is outside. So net result ये होगा कि more water will move inside the cell, making the egg to swell up. अब हमने क्या करना है, ऐसा ही एक de-shelled egg हमने रख दिया salt solution, concentrated salt solution, जिसमें हमने थोड़े से पानी के अंदर बहुत सारा salt mix किया और उस solution में हमने egg को place कर दिया. Now the observation was the egg will shrink. The egg will shrink. Can you give me the reason now? Anshuman, can you give me the reason now? And because the water in the cell is more and the water present outside in the solution is less, so the water inside the egg moves out and so the egg shrinks. बिल्कुल ठीक. इसका रीजन ये हुआ, अब हमने प्योर वाटर नहीं रखा था, हमने सॉल्ट सोल्यूशन रखा था. इसका मतलब, और हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन रखा था, इसका मतलब जिसमें बहुत सारा सॉल्ट डिसॉल्व था. इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर भी, एग के अंदर भी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड है वाटर में. ठीक है, और उनमें जितने सॉल्ट्स डिसॉल्व हैं उससे ज्यादा बाहर वाले salt solution में थे. So there was more water inside when compared to the water outside in the salt solution. Hence water will move out from the cell into the surrounding mediums. समझ आ गई बात? तो आपको पता लग गया कि अगर हम एक एनिमल सेल या प्लांट सेल, अब एक एग्जांपल प्लांट सेल का ले लेते हैं. ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं बहुत इजीली. आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक रेजिन्स, किशमिश, सौगी, पता लग गया हमारे घर में होती है, आपने लेनी, यू विल टेक इट फ्रॉम योर मम्मा, एंड 5 to 6 रेजिन्स को आपने पानी में सोक करके रख देना है. ये एक्टिविटी हमने बहुत बार की है, बहुत बार देखी भी है, आपकी मम्मा फ्रीक्वेंटली करते होंगे, लेकिन हमने खुद ऑब्जर्व करना. सो यू विल टेक 4 to 5 रेजिन्स एंड पुट इट इन half a glass of water and dip it for some time. And tomorrow I will be asking the next class, keep your observations ready and I will ask you in the next class, or probably I'll share a worksheet. मैम मुझे पता है. आप इसको आंसर करेंगे. ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये आपने एक्टिविटी करनी है. अब we are left with very less time, but before we wind up, we have to know what is the importance of this osmosis process, diffusion process in the living organisms. इनकी क्या importance है, इसकी क्या significance है, process of diffusion and process of osmosis. First very important thing, जो unicellular fresh water organisms होते हैं and बहुत सारे जो plant cells होते हैं, ये they tend to gain water by the process of osmosis. Second, जो प्लांट्स होते हैं, दे उनकी रूट्स जो होती हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो आपको दो प्रोसेस पता लग गए. ऑस्मोसिस की सिग्निफिकेंस, फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वाटर प्लांट्स जो होते हैं, दे गेन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. और सेकेंड, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स of the plant, that is also by the process of osmosis. आपको नहीं पता लग रहा था कि कैसे वाटर मूव कर रहा था प्लांट के अंदर, ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कोई सिस्टम नहीं है. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वाटर जो है हमने सॉइल को दिया, लेकिन वाटर विल रीच टू द टॉप मोस्ट लीफ ऑफ द ट्री ऑल्सो. कैसे पहुंचा? by the process of osmosis. osmosis में क्या हो रहा है, लीव्स के अंदर, प्लांट के अंदर वाटर की अमाउंट कम है. क्यों कम है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेगुलरली हो रहा है. by the process of transpiration water is being lost. जब अंदर प्लांट में, ट्रीज में, लीव्स में वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, कहां पर, सॉइल में, टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. पता लग रहा है? तो वो ग्रेजुअली एक ग्रेडियंट बन जाता है, जिसके कारण ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली नेचर में होता रहता है. दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड थिंग, डिफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल.
इसके अलावा सेल जो है इट obtains its nutrition also from its environment. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्टिविटीज विच आर टेकिंग प्लेस इन द सेल. ठीक है, थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग द यूज ऑफ एनर्जी. विल बी स्टडिंग इन हायर क्लासेस अबाउट इट. All right, and then last one, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बहुत फ्लेक्सिबल है. इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कॉम्पोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, वील बी स्टडिंग इट स्ट्रक्चर इन हायर क्लासेस. अब ये जो होता है ये इसका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अलाउ करता है the cell to engulf food and other food material for external environment. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. अमीबा जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है बाय दिस प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है. और वो आपको पता है अमीबा में फैगोसाइटोसिस इस प्रोसेस को कहते हैं. विल बी टेलिंग, आई विल बी